नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बैटरी और सेल, ठीक है, जिसमें हम लोग द्वितीयक बैटरी पढ़ रहे थे। ठीक है, द्वितीयक सेल क्या होता है, सेल से कैसे बैटरी बनता है, इसमें हम लोगों ने लेड एसिड सेल के बारे में देखा था। ठीक है, और भी कई प्रकार के सेल होते हैं, उन लोग को हम लोग देखेंगे जो द्वितीयक सेल में आते हैं। ठीक है, तो उस सिलसिले में हम लोग आज देखेंगे कि अन्य सेल के जो भी प्रकार हैं जो विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए बनाए जाते हैं, उनके प्रकार क्या क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला है हमारा निकिल कैडमियम सेल। ठीक है, पहला क्या है हमारा निकिल कैडमियम सेल। लेड एसिड सेल के बाद ये सेल उच्च धारा देने की क्षमता और कई बार पुनर्चक्रण के लिए लोकप्रिय हैं। साथ ही सेल को बिना किसी नुकसान के डिस्चार्ज होने पर भी लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। बोला कि लेड एसिड सेल के बाद ये सेल जो है उच्च धारा देने की क्षमता और कई बार इनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक बार डिस्चार्ज के बाद दोबारा चार्ज करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही सेल को बिना किसी नुकसान के डिस्चार्ज होने पर भी लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि अगर मान लीजिए सेल डिस्चार्ज हो गया है तो भी क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। आगे है निकिल कैडमियम सेल सीलबंद और गैर सीलबंद दोनों डिजाइन में उपलब्ध हैं। ठीक है, इसका डिजाइन कैसा है, या तो पैकिंग में आता है, पूरा सील पैक आता है, या तो बिना सील बंद आता है। ठीक है, आगे है लेकिन सील बंद निर्माण अधिक सामान्य है। निकिल कैडमियम सेल का नामांकित आउटपुट वोल्टेज 1.25 वोल्ट प्रति सेल होता है। ठीक है, तो इसका जो सील बंद वाली बैटरी का जो निर्माण है, सेल का निर्माण है, बैटरी का निर्माण है, वो क्या है, काफी अधिक सामान्य है। और इसका इस सेल का जो एक सेल का वोल्टेज आता है वो हमारा कितना आता है, 1.25 वोल्ट आता है। बोला निकिल कैडमियम सेल के लिए रासायनिक समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसा है कि इसमें क्या होता है, निकिल हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, NiO2 NiOH का होल थ्राइज यूज करते हैं, उसके बाद कैडमियम यूज करते हैं। ठीक है, जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ये रिएक्शन देती है, निकिल हाइड्रोक्साइड और कैडमियम हाइड्रोक्साइड देता है। ठीक है, जब चार्ज होता है तो वापस से वही रिएक्शन हमको फिर से मिल जाता है। आगे बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन यह रासायनिक समीकरण को में प्रकट नहीं होता है। इसके अंदर बोल रहा है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर में जो लिक्विड होता है। आगे है इसका कारण यह है कि इस इलेक्ट्रोलाइट का कार्य केवल हाइड्रोक्सिल आयनों के साथ स्थानांतरित करने के लिए चालक के रूप में कार्य करना। ठीक है, इस जो इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है, यानी इसको समीकरण में नहीं प्रकट करते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि केवल हाइड्रोक्सिल आयन का स्थानांतरण करता है जिससे क्या हो, हमारा चालन हो सके। ठीक है, आगे है इसलिए लेड एसिड सेल के विपरीत निकिल कैडमियम सेल क्या होते हैं, हमारे में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व आवेश की स्थिति के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, यानी जो हमारे लेड एसिड सेल हैं, ठीक है, उसकी अपेक्षा में क्या है, जो निकिल कैडमियम सेल के इलेक्ट्रोलाइट है उनका विशिष्ट गुरुत्व आवेश की स्थिति में नहीं बदलता है। ठीक है, आगे है निकिल कैडमियम सेल का वास्तविक भंडारण सेल है जिसमें रिचार्जिंग की प्रतिवर्ती रासायनिक क्रिया होती है जिसे 1000 तक साइकिल किया जा सकता है। ठीक है, यानी क्या है कि निकिल कैडमियम सेल को क्या किया जा सकता है, भंडारण किया जा सकता है। ठीक है, और इसका जो रिचार्जिंग की जो प्रतिक्रिया है, परिवर्ती रासायनिक प्रतिक्रिया है, इसको 1000 से भी ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। अधिकतम चार्जिंग करंट 10 एम्पियर पर आवर डिस्चार्ज रेट के बराबर है। इसका जो मैक्सिमम करंट है वो 10 एम्पियर पर आवर के हिसाब से ये डिस्चार्ज करंट देता है हमारा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक नई निकिल कैडमियम बैटरी को उपयोग करने से पहले चार्ज करने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल करने से पहले इसको चार्ज करने की आवश्यकता भी हो सकती है। इनका उपयोग पोर्टेबल बिजली उपकरण, अलार्म सिस्टम और पोर्टेबल रेडियो या टेलीविजन में किया जाता है। ये जो हमारी बैटरी है निकिल कैडमियम, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पोर्टेबल बिजली उपकरण में या तो पोर्टेबल रेडियो या टेलीविजन में किया जाता है। आगे है हमारा दूसरा इसी में निकिल आयरन या एडिशन सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, निकिल आयरन या एडिशन सेल बोला जाता है, दूसरा है हमारा। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। इस सेल का कभी औद्योगिक ट्रक और रेलवे अनुप्रयोगों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था, यद्यपि इसे पूरी तरह से लेड एसिड बैटरी में बदल दिया गया है। कम वजन के निर्माण और नई विधियों के अंतर्गत इस सेल को कुछ अनुप्रयोगों में एक संभावित विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, बोला कि पुराने टाइम पे या कभी इनको औद्योगिक
ट्रक जो होते थे और रेलवे में क्या होता था, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बोला कि यद्यपि इसे पूरी तरह से लेड एसिड बैटरी में बदल दिया गया, यानी इस बैटरी को अब इसमें लेड एसिड बैटरी में बदल दिया गया है। ठीक है, कम वजन के निर्माण की नई विधियों के अंतर्गत इस सेल को कुछ अनुप्रयोगों में एक संभावित विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी अब इसका इस्तेमाल वैकल्पिक रूप में किया जाता है। बोला कि एडिशन सेल में निकिल ऑक्साइड की एक धनात्मक प्लेट, ठीक है, लोहे की एक ऋणात्मक प्लेट और जल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, जो एडिशन सेल है इसमें क्या निकिल ऑक्साइड की एक धनात्मक प्लेट होती है और एक दूसरी जो प्लेट होती है वो लोहे की होती है। ठीक है, लोहे वाली जो प्लेट होती है वो ऋणात्मक होती है और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें जल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है। अब बोल रहा है जिसमें थोड़ी मात्रा में लिथियम हाइड्रोक्साइड भी मिलाया जाता है। इस इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग लिथियम हाइड्रोक्साइड भी थोड़ी मात्रा में मिलाते हैं। बोला रिचार्जिंग के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया परिवर्ती है। ठीक है, नामांकित उत्पादन क्या है, 1.2 वोल्ट प्रति सेल है। ठीक है, यानी जो भी इसकी रिचार्जिंग की रासायनिक प्रतिक्रिया है वो क्या है, प्रतिवर्ती है, यानी चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। और इसके एक सेल का जो उत्पादन होता है वो 1.2 वोल्ट प्रति सेल होता है, यानी एक सेल में 1.2 वोल्ट क्या होता है, इसमें उत्पादन होता है। आगे है हमारा तीसरा निकिल जिंक सेल। क्या है तीसरा हमारा, निकिल जिंक सेल। इस प्रकार का उपयोग परिमित रेलवे अनुप्रयोगों में किया जाता है। ठीक है, इसकी उच्च घनत्व के कारण कह रहा है इसकी, हाँ, यानी इसको रेलवे में हम लोग रेलवे अनुप्रयोग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बोला इसकी उच्च घनत्व के कारण इसे इलेक्ट्रिक कारों में भी उपयोग के लिए इसमें रुचि बढ़ी है। ठीक है, यानी इसका जो ऊर्जा का घनत्व है वो क्या है, अधिक है, इसलिए क्या किया गया है, इसको इलेक्ट्रिक कार में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि रिचार्जिंग के लिए इसका सीमित जीवन चक्र एक दोष है। ठीक है, यानी जो इसका क्या है, सीमित जीवन चक्र है, यानी इसको हम लोग ज्यादा बार चार्ज और डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यही इसमें क्या है, एक दोष है। और इसके जो एक सेल का उत्पादन है वो कितना है, 1.6 वोल्ट प्रति सेल है। ठीक है, यानी इसके एक सेल में जो वोल्ट का उत्पादन होगा वो कितना होगा, 1.6 वोल्ट प्रति सेल इसका क्या होगा, सेल का वोल्टेज उत्पादन होगा। आगे है हमारा चौथा, इसमें है हमारा क्षारीय मैग्नीज द्वितीयक सेल। ठीक है, एल्कलाइन मैग्नीज सेकेंडरी सेल। बोला कि क्षारीय मैग्नीज द्वितीयक बैटरी रखरखाव मुक्त वायुरुद्ध करके सीलबंद की गई है और किसी भी स्थिति में काम करेगी। ठीक है, बोला कि जो क्षारीय बैटरी है, द्वितीयक बैटरी, ये रखरखाव मुक्त वायुरुद्ध करके सील बंद की गई है। ठीक है, यानी इसको क्या किया गया, पूर्ण रूप से रखरखाव मुक्त बनाया गया है और सील बंद कर दिया गया है और ये किसी भी स्थिति में क्या करेगी, हमारा काम करेगी। व्यक्तिगत सेल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक क्षारीय इलेक्ट्रोलाइट के साथ जस्ता और मैग्नीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, का एक क्षारीय इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें जस्ता और मैग्नीज के डाइहाइड्रोक्साइड के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जस्ता जिंक डाइऑक्साइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड के दो इलेक्ट्रोड होते हैं और जो इसका हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक क्षारीय घोल होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें क्षारीय मैग्नीज द्वितीयक सेल में। प्रत्येक सेल में 1.5 वोल्ट नामांकित वोल्टेज होता है, यानी एक सेल का जो इसका वोल्टेज होगा वो 1.5 वोल्ट होगा। आगे क्षारीय मैग्नीज 1 से लेकर 4 एम्पियर आवर की रेटेड एम्पियर आवर क्षमता में उपलब्ध है। ठीक है, यानी जो इसका करंट का रेट है, डिस्चार्जिंग रेट है, वो 1 से 4 एम्पियर प्रति घंटे का इसका डिस्चार्ज रेट है। आगे इन बैटरियों का आंतरिक प्रतिरोध निकिल कैडमियम बैटरियों की तुलना में काफी अधिक है। ठीक है, इनका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो निकिल कैडमियम बैटरी की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए क्षारीय मैग्नीज बैटरी उच्च धारा आपूर्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ये जो हमारी बैटरी है ये हाई करंट आपूर्ति के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है। आगे बोल रहा है क्षारीय मैग्नीज बैटरियों को इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है जहां प्रारंभिक लागत और कम परिचालन लागत सर्वोपरि है। ठीक है, बोला कि क्षारीय मैग्नीज बैटरी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों के डिजाइन में के लिए किया गया है। ठीक है, जहां प्रारंभिक लागत कम होती है और इसका जो परिचालन लागत है वो क्या है, वो भी सर्वोपरि होता है। आगे क्षारीय मैग्नीज सेकेंडरी बैटरियों को जितनी बार रिचार्ज किया जाता है वह निकिल कैडमियम बैटरियों की तुलना में बहुत कम है, लेकिन प्रारंभिक लागत कम होती है। ठीक है, बोला कि जो इस प्रकार की हमारी बैटरी है इसको जितनी बार चार्ज किया जा सकता है वह निकिल बैटरियों की तुलना में बहुत कम है, यानी निकिल कैडमियम बैटरी को हम लोग अधिक बार चार्ज कर सकते हैं, इसको कम बार चार्ज किया जा सकता है। आगे है क्षारीय मैग्नीज बैटरी चार्ज करना
चार्ज करना निकिल कैडमियम बैटरी से अलग है। निर्माता के आंकड़ों के अनुसार चार्जिंग स्थिर धारा लेकिन स्थिर वोल्टेज पर की जानी चाहिए। ठीक है, आगे है हमारा जिंक क्लोरीन सेल। ठीक है, अगला बैटरी हमारा क्या है, जिंक क्लोरीन सेल या हाइड्रेट सेल बोला जाता है इसको। बोला इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग के लिए इस सेल का विकास किया जा रहा है। ठीक है, यानी जो भी हमारे इलेक्ट्रिक वाहन आते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक हमारे कार आते हैं, स्कूटर वगैरह आते हैं, इसमें इसका इस्तेमाल करने के लिए इसको विकसित किया जा रहा है। इसे कभी कभी जिंक क्लोराइड सेल के रूप में भी जाना जाता है, इसको जिंक क्लोराइड सेल के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे है इस प्रकार के उत्तम जीवन चक्र के साथ उच्च ऊर्जा का घनत्व होता है। इसमें क्या है, जीवन चक्र अच्छा है, उत्तम है। ठीक है, और इसका जो ऊर्जा का घनत्व है वो भी क्या है, बहुत उच्च है। आगे है नामांकित उत्पादन 2.1 वोल्ट प्रति सेल है। इसका जो भी नामांकित उत्पादन है वो 2.1 वोल्ट प्रति सेल है, यानी एक सेल में 2.1 वोल्ट क्या होगा इसमें जनरेट होता है। आगे है हमारा लिथियम आयरन सल्फाइड सेल। ठीक है, आगे लिथियम आयरन सल्फाइड सेल है। इसमें क्या है, यह एक वाणिज्यिक ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए विकास के अधीन है, यानी इसका जो है वाणिज्यिक ऊर्जा अनुप्रयोग में इसका क्या है इस्तेमाल, या उसके लिए क्या है विकास के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे है नामांकित उत्पादन 1.6 वोल्ट प्रति सेल है। ठीक है, इसका जो नामांकित उत्पादन है एक सेल का वोल्टेज का, वो 1.6 वोल्ट का उत्पादन करता है। सामान्य ऑपरेटिंग तापमान 800 से 900 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो अधिक लोकप्रिय प्रकार की सेलों की सामान्य ऑपरेटिंग तापमान की तुलना में अधिक है। ठीक है, जो इसका नॉर्मल टेम्परेचर जो में ऑपरेट कर सकता है वो 600 से 9 नहीं 800 से 900 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर के बीच तक ये क्या कर सकता है, हमारा ऑपरेट कर सकता है। जो जो अधिक लोकप्रिय वाली सेल है उनसे क्या है, इनका जो टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो अधिक है। ठीक है, अगला सेल होगा हमारा सल्फर सोडियम सेल। ठीक है, अगला सेल क्या है हमारा, सल्फर सोडियम सेल। अगला सेल है हमारा सल्फर सोडियम सेल। यह एक अन्य प्रकार का सेल है। ठीक है, जिसे इलेक्ट्रिक वाहन अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया जा रहा है। इसमें उच्च दक्षता के साथ कम लागत पर लंबे जीवन चक्र की क्षमता होती है। ठीक है, इसका उपयोग अनुप्रयोग यानी कहाँ किया जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक वाहन ठीक है में अनुप्रयोग के लिए इसको क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। आगे इसमें उच्च दक्षता के साथ कम लागत और लंबे जीवन की क्षमता होती है, यानी इसकी दक्षता भी उच्च है, लागत भी कम है, और क्या है लंबा जीवन चक्र है इसका, यानी जीवन क्षमता क्या है इसकी लंबी है। इस सेल को 550 से 650 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच के तापमान पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यानी इसका जो टेम्परेचर डिजाइन है वो 550 से 650 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए बनाया जा रहा है। आगे है इसकी सबसे रोचक विशेषता सिरेमिक इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग है। ठीक है, इसमें क्या है सिरेमिक नामक इलेक्ट्रोलाइट का हमारा उपयोग किया जाता है। आगे है इंजन शुरू करने के लिए लगभग हर ऑटोमोबाइल में लेड एसिड बैटरी से बने लेड एसिड द्वितीयक बैटरी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बैटरियां ऑटोमोबाइल के स्टार्टर मोटर को 100 से 400 एफ के लोड धारा को आपूर्ति करती है। ठीक है, तो जो भी हमारी इंजन है, ठीक है ऑटोमोबाइल है, उसमें लेड एसिड बैटरी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो उसको क्या होता है अधिक स्टार्टिंग करंट देता है, उसको मोटर को अधिक स्टार्टिंग करंट देता है। आगे है लेड एसिड सेल का नामांकित वोल्टेज 2.2 वोल्ट है। श्रृंखला में 3 या 6 सेलों को संयोजित करने से 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है। ठीक है, लेड एसिड सेल का जो नामांकित वोल्टेज होता है वो कितना है, 2.2 वोल्ट होता है। ठीक है, इसमें इसको सीरीज में जोड़कर हम लोग 6 या 12 वोल्ट की बैटरी को बना सकते हैं। आगे हमारा लेड एसिड बैटरी को चार्ज करना है। ठीक है, आगे क्या है हमारा लेड एसिड बैटरी को रिचार्ज करना, उसको रिचार्ज कैसे किया जाता है उसको हम लोग उसके मेथड को देखते हैं। ठीक है, लेड एसिड बैटरी को रिचार्ज करना, याद रखें कि लेड एसिड बैटरी रिचार्जेबल होती है। जब एक बार लेड एसिड बैटरी का सेल 1.8 वोल्ट से कम हो जाता है तो बैटरी को रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखना है हमको कि लेड एसिड जो बैटरी होती है वो हमारी क्या होती है, रिचार्जेबल होती है। जब लेड एसिड बैटरी का एक सेल का वोल्टेज 1.8 वोल्ट से कम हो जाता है तो उसको रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है। बैटरी की इस डिस्चार्ज अवस्था को इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापकर या बैटरी के सेलों में वोल्टेज को मापकर भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी बैटरी की डिस्चार्ज अवस्था का हम लोग दो प्रकार से पता लगा सकते हैं, पहला तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व निकालकर, और दूसरा हमारा है बैटरी के सेल का वोल्टेज मापकर हम लोग पता कर सकते हैं। आगे है लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक बैटरी चार्जर एक डीसी वोल्टेज सोर्स के अलावा और कुछ नहीं है, जो बैटरी को आवश्यक वोल्टेज और चार्जिंग धारा की आपूर्ति करता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि लेड एसिड बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर नामक एक उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
और बैटरी चार्जर क्या है, एक डीसी वोल्टेज सोर्स है, ठीक। और जो बैटरी को क्या करता है, आवश्यक वोल्टेज और चार्जिंग धारा क्या करता है, प्रदान करता है। आगे बोल रहा है कि बैटरी चार्ज करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, नियत धारा बैटरी चार्जिंग, दूसरा होता है नियत वोल्टेज बैटरी चार्जिंग, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग दोनों मेथड को देखेंगे कि कांस्टेंट करंट बैटरी चार्जिंग क्या होता है और कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी चार्जिंग क्या होता है। आगे है हमारा पहला चार्जिंग का मेथड है कि नियत धारा बैटरी चार्जिंग। जो हमारी कांस्टेंट करंट बैटरी चार्जिंग होता है उसको हम लोग देखते हैं। बैटरियों को चार्ज करने की इस पद्धति में बैटरी को आपूर्ति की जाने वाली चार्जिंग धारा को एक निर्धारित स्थिर मान पर रखा जाता है, ठीक है। इस धारा इस स्थिर धारा की मात्रा बैटरी की एम्पियर आवर क्षमता के आधार पर भिन्न होती है, ठीक है। बोला कि बैटरी को चार्ज करने के लिए इस पद्धति में बैटरी की को आपूर्ति की जाने वाली चार्जिंग धारा को एक निर्धारित स्थिर मान पर रखा जाता है, ठीक। जो कांस्टेंट धारा वाली हमारी जो चार्जर होता है उसमें क्या होता है, हम लोग क्या किया जाता है कि जो भी इसकी करंट की जो आपूर्ति होती है उसको स्थिर रखा जाता है, स्थिर मान पर रखा जाता है। इस स्थिर धारा की मात्रा बैटरी के एम्पियर आवर क्षमता के आधार पर भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। जो भी स्थिर धारा की मात्रा होती है वो अलग अलग, जो बैटरी होती है हमारी जिसकी एम्पियर क्षमता क्या होती है अलग अलग होती है, उसके आधार पर क्या होती है इसकी स्थिर धारा भी क्या होती है अलग अलग होती है। नियत चार्जिंग धारा का मान अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारी कांस्टेंट चार्जिंग धारा है उसका मान अत्यधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक गैसिंग हो सकती है, ठीक है। जैसे करंट उसमें ज्यादा जाएगा यकायक या अधिक करंट जाएगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसमें गैसिंग का प्रभाव ज्यादा होता है, किसमें, बैटरी में। आगे है अत्यधिक मान धारा सेल तापमान को सुरक्षित सीमा के ऊपर बढ़ा देती है, ठीक है। अगर किसी भी चीज में हम क्या करते हैं अधिक से अधिक करंट देते हैं तो क्या होता है उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। इसलिए क्या करना है, इसको एकदम यकायक अधिक करंट नहीं देना है, जिससे कि इसका टेम्परेचर कम कम कंट्रोल में रहे और इसमें क्या हो, गैसिंग की प्रक्रिया कम हो। आगे है इससे क्या होता है, बैटरी का जीवन काल कम हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा प्रक्रिया इसमें हो रहा है तो इससे क्या होगा, जो बैटरी हमारी उसका जीवन काल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चित्र 6 में नीचे चित्र है में निरंतर करंट चार्जिंग सिस्टम एक बहुत ही सरल विधि में दिखाया गया, ठीक है। जो ये हमारा है बैटरी चार्जिंग सिस्टम को दिखाया गया है, इसमें क्या है हमारा बैटरी चार्जर है, ठीक है, जो क्या करता है डीसी वोल्टेज सोर्स होता है यानी डीसी आउटपुट में देता है, ठीक है। और हम लोग एक रियोस्टेट लगा कर रखते हैं, एक वेरिएबल रजिस्टर लगा कर रखते हैं, और ये हमारा एक बैटरी है जिसको हम लोग को क्या करना है, चार्ज करना है, ठीक है। तो एक क्या है, एक सिंपल सा डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। आगे इसमें क्या बोलता है हम लोग देखते हैं, डायग्राम को अच्छे से देख लेना। इसमें जो भी हमारा मेन चीज होता है वो बैटरी चार्जर के अंदर में होता है, केवल इसका ऊपर ऊपर से डायग्राम दिखाया गया, ठीक है। बोल रहा है कि स्थिर करंट चार्जिंग में चार्जर का आउटपुट डीसी वोल्टेज आमतौर पर चार्ज की जाने वाली बैटरी के नॉमिनल वोल्टेज से दुगना होगा, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी बैटरी है, ठीक है, जो भी हमारा स्थिर करंट वाला जो चार्जिंग सिस्टम है उसका जो भी आउटपुट वोल्टेज होता है हमारा, वो जो बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, उसको चार्ज करना है, तो जो भी हमारी जो चार्जिंग हमारा सिस्टम है, जो हमारा चार्जर है, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, जो उसका आउटपुट होना चाहिए वो 24 वोल्ट का होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है कि हाँ, उदाहरण के लिए यही बता रहा था कि 12 वोल्ट की बैटरी है। आगे क्या बोल रहा था, लेकिन बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़े रियोस्टेट के मान को परिवर्तित कर चार्जिंग धारा को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें सर्किट में क्या लगा है, श्रृंखला में रियोस्टेट लगा है। रियोस्टेट भी क्या करता है, रजिस्टर की तरह काम करता है या वेरिएबल रजिस्टर होता है। उससे हम लोग क्या करते हैं कि धारा के चार्जिंग जो धारा होती है उसके मान में परिवर्तन कर सकते हैं या नियंत्रण कर सकते हैं। उदाहरण के बोला है कि 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए जो हमारा चार्जर है उसका आउटपुट वोल्टेज कितना होना चाहिए, 24 वोल्ट का होना चाहिए। लेकिन चार्जिंग धारा को 1 एम्पियर रियोस्टेट की मदद से नियंत्रित किया जाएगा, ठीक है। और चार्जिंग धारा जो होती है हमारी, वो भी उसको हम लोग कांस्टेंट करके रखेंगे, 1 एम्पियर की धारा उसमें देना है, उससे अधिक धारा हम लोग नहीं दे सकते हैं। आगे है LM317 जैसे वोल्टेज रेगुलेटर इंटीग्रेटेड सर्किट की सहायता से स्थिर धारा बैटरी चार्जर बनाना बहुत सरल है और कम खर्चीला हो गया, ठीक है। तो एक हमारा वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है, LM317 नाम है, इंटीग्रेटेड आईसी होता है। इसकी मदद से हम लोग को कांस्टेंट धारा का जो बैटरी चार्जर बनाना क्या हो गया, बहुत सरल और कम खर्चीला हो गया, ठीक है। चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, चित्र में दिखाया गया है कि हमारा क्या LM317 आईसी का उपयोग करके स्थिर बैटरी चार्जर बनाया गया, स्थिर बैटरी चार्जर बनाया गया जो स्थिर धारा का बैटरी चार्जर है।
आगे बोला कि चार्जिंग धारा का मान 1.5 एम्पियर से कम होने पर इस चार्जर का उपयोग किसी भी प्रकार की बैटरी की चार्जिंग के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अगर चार्जिंग धारा का मान 1.5 एम्पियर से कम है, ठीक है, तो इस चार्जर का उपयोग करके किसी भी बैटरी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं कि जो भी हमारा सर्किट है इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहला तो इसमें क्या है, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा है, हमारा रेक्टिफायर लगा है। ठीक है, अब रेक्टिफायर लगा है, उसके बाद हमारा क्या लगा है, एक आईसी लगा है। ठीक है, LM317 नामक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। ठीक है, ये क्या करता है, वोल्टेज को एडजस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगा है, रजिस्टर लगा है, और यहाँ पे हमारा आउटपुट निकला हुआ है जिसमें हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये क्या करता है, इसको मेन सप्लाई में हम लोग लगाया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो हमारी हाई वोल्टेज की सप्लाई होती है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यानी 240 को यहाँ पे 24 वोल्ट में बदलेगा, फिर 24 वोल्ट को हम लोग रेक्टिफायर में देते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। फिर यहाँ से आता है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर होता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ठीक है, और यहाँ से करंट को एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद हमारा आउटपुट पर 24 वोल्ट डीसी आता है और बैटरी को क्या करता है, चार्ज करता है। ठीक है, तो ये इसमें दिया गया है, इसके चित्र के माध्यम से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इसमें क्या, चित्र 7 जो है, इसमें परिपथ में 10 मिली एम्पियर से 1.5 मिली एम्पियर के बीच किसी भी मान पर धारा सेट किया जाता है। उच्च धाराएं होने के पर उपयुक्त पावर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। बोला कि इस सर्किट में जो भी हम करंट है उसको 10 मिली एम्पियर से 1.5 मिली एम्पियर के बीच में इसके करंट को हम लोग फिक्स करके रखते हैं या धारा को सेट करते हैं। अब बोल रहा है कि मान लीजिए उच्च धारा का इस्तेमाल करना है या उच्च धारा होने पर क्या बोला कि पावर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें यही चीज बताया गया है। आगे बोल रहा है कि जो रेगुलेटर आईसी LM317 का इनपुट वोल्टेज बैटरी वोल्टेज का 1.5 गुना प्लस 3 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा रेगुलेटर वोल्टेज है, जो भी हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है, हमारा आईसी है, उसका जो इनपुट वोल्टेज है वो बैटरी के वोल्टेज का 1.5 गुना होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारी वोल्टेज, हाँ, जो भी हमारी बैटरी है उसका क्या होना चाहिए, इसका इनपुट वोल्टेज उसका बैटरी का 1.5 गुना होना चाहिए। ठीक है, अब चित्र में बताया गया है कि चित्र 7 में उपयोग किया गया LM317 आउटपुट शॉर्ट्स या रिवर्स बैटरी कनेक्शन के लिए प्रतिरक्षा करता है, इसलिए चार्जर हमेशा सुरक्षित रहता है। ठीक है, और ये जो हमारा आईसी है, ठीक है, ये क्या करता है, जो आउटपुट शॉर्ट्स या रिवर्स बैटरी कनेक्शन के लिए प्रतिरक्षा करता है। ठीक है, मान लीजिए मेरी बैटरी चार्ज हो गई तो करंट रिवर्स में ना आ जाए, उससे भी क्या करता है, हमको सुरक्षा करता है। कौन, हमारा आईसी LM317 जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी होता है। ठीक है, यानी मान लीजिए मैंने चार्जिंग में लगाकर बैटरी को रख दिया, ठीक है, उसके बाद पावर सप्लाई चलेगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैटरी से वापस से चार्जिंग करंट हमारा आए और सप्लाई में चली जाए। इससे क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए चार्जर हमेशा सुरक्षित रहेगा। ठीक है, इससे हमारा चार्जर क्या होता है, हमेशा सुरक्षित रहेगा और बैटरी क्या रहेगी, चार्ज रहेगी। आगे है स्थिर धारा बैटरी चार्जिंग के नुकसान यह है कि बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में तुलनात्मक रूप से क्या होता है, लंबा समय लगता है, लेकिन चार्ज दक्षता जिसे परिभाषित किया गया है निरंतर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग की तुलना में अधिक होता है। स्थिर धारा जो बैटरी चार्जिंग होती है, इसका नुकसान क्या है कि जो भी हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं उसमें क्या होता है, चार्जिंग फुल होने में क्या होता है, अधिक समय लगता है, या बैटरी चार्ज होने में क्या होता है, अधिक समय लगता है। लेकिन जो इसकी दक्षता होती है वो क्या होती है, जो कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी चार्जर होता है उसकी तुलना में अधिक होती है इसकी दक्षता। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हमारा स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग। ठीक है, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला अभी हमने देखा था स्थिर करंट वाला। ठीक है, तो अभी स्थिर वोल्टेज देखते हैं बैटरी चार्जिंग सिस्टम। इस पद्धति में बैटरी टर्मिनलों पर लगाए गए वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है, लेकिन चार्जिंग धारा पर कोई नियंत्रण नहीं किया जाता है। ठीक है, इस पद्धति में क्या करते हैं हम, जो बैटरी टर्मिनल पर जो भी वोल्टेज लगा रहे हैं चार्जिंग के लिए उसको क्या करा जाता है, वोल्टेज को स्थिर रखा जाता है। ठीक है, लेकिन चार्जिंग धारा पर क्या होता है, कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए बैटरी शुरुआत में अत्यधिक चार्जिंग धारा लेती है, लेकिन जैसे जैसे सेल चार्ज होती जाती है चार्जिंग धारा कम और कम हो जाता है। ठीक है, यानी इसमें क्या है कि चार्जिंग धारा पर कोई करंट कंट्रोल नहीं होता, इसमें हम लोग वोल्टेज को स्थिर रखते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, बैटरी शुरुआत में अधिक करंट लेती है, लेकिन जैसे जैसे बैटरी का सेल चार्ज होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा चार्जिंग धारा होती है क्या, कम और कम होने लगती है, यानी चार्जिंग धारा फिर क्या होता है, कम लेने लगता है। इस पद्धति में निरंतर धारा चार्जिंग की तुलना में चार्जिंग के लिए आवश्यक समय क्या होता है, आधा हो जाता है। जो भी हमारे कांस्टेंट धारा चार्जिंग है उसकी तुलना में
कांस्टेंट वोल्टेज जो चार्जर होता है इसमें समय क्या होता है, आधा लगता है, ठीक है। यानी कांस्टेंट करंट वाले में अगर 10 घंटे लग रहा है तो इसमें कितना लगेगा, 5 घंटे लगता है। लेकिन चार्ज की दक्षता क्या है, 10% तक कम हो जाती है, ठीक है। यानी इसमें समय तो आधा हो जाता है लेकिन जो भी इसकी दक्षता है वो कम हो जाती है, कितना, 10%। किससे, जो हमारा कांस्टेंट धारा टाइप का जो हमारा चार्जर होता है उससे क्या होता है, 10% कम हो जाता है, ठीक है। तो यानी इसके फायदे भी हैं, क्योंकि चार्जिंग करंट क्या हो रहा है, जो हमारा चार्जिंग टाइम है वो क्या हो रहा है, हमारा कम हो जा रहा है, यानी आधा हो जा रहा है। लेकिन दक्षता क्या है, केवल 5%, 10% ही कम होती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि निरंतर वोल्टेज चार्जिंग में, बोला निरंतर वोल्टेज चार्जिंग में चार्ज करने के लिए सेल पर आरोपित वोल्टेज लगभग 2.3 से 2.5 वोल्ट प्रति सेल को स्थिर किया जाना चाहिए, ठीक है। अब जो भी हमारा वोल्टेज स्थिर करना है, कितना वोल्टेज करना है, 2.3 वोल्ट से लेकर 2.5 वोल्ट तक क्या करना है, प्रति सेल वोल्टेज को स्थिर करना है इस चार्जर में, और इससे अधिक नहीं करना है, ठीक है। उदाहरण के लिए 12 वोल्ट की कार की बैटरी के लिए चार्जर का डीसी आउटपुट वोल्टेज 14 वोल्ट से 15 वोल्ट के बीच होना चाहिए। मान लीजिए कोई 12 वोल्ट की बैटरी है हमारा, तो जो भी चार्जर है उसका जो डीसी आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए वो 14 से 15 वोल्टेज के बीच में क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। आगे है चित्र 8 में सामान्य स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग का चित्र प्रदर्शित है। सामान्यतः एसी को डीसी रेक्टिफायर परिपथ से बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, यथार्थ ऑपरेशन के लिए थायरिस्टर आधारित रेक्टिफायर का उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है हमारा, यहाँ पे कांस्टेंट बैटरी चार्जर सिस्टम दिया गया है, यानी कांस्टेंट वोल्टेज चार्जर सिस्टम दिया गया है, यानी वोल्टेज को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। यहाँ पे हम लोग एसी सप्लाई देते हैं 220 का बैटरी चार्जर है। इसमें क्या होता है, एसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी लगा होता है, सारा सिस्टम फिल्टर उल्टर जो भी हमारा वोल्टेज रेगुलेटर आईसी वैसी होता है सब इसमें लगाता है। उसके बाद क्या है, हमारा एक रजिस्टर लगा होता है, इसके थ्रू हमारा पूरा सप्लाई आता है, और यहाँ पे क्या लगा होता है, बैटरी, और बैटरी हमारा क्या होता है, पूरा चार्ज हो जाता है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड से। आगे बोल रहा है इसमें क्या है कि प्रारंभिक चार्जिंग धारा सर्ज धारा को अत्यधिक उच्च होने से रोकने के लिए आर प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी प्रारंभिक जो चार्जिंग धारा है उसको अधिक होने से रोकने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रतिरोध आर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अत्यधिक धारा बैटरी चार्जर यूनिट के डायोड और ट्रांसफार्मर को भी नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। यानी इसके अंदर में जो भी हमारा क्या लगा हुआ है, इसके अंदर में जो भी कंपोनेंट लगे हैं, ट्रांसफार्मर लगे हैं और डायोड लगे हैं, या इसकी जो भी यूनिट है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर मैक्सिमम करंट की सप्लाई होने लगती है तो उससे क्या होगा, इन सब जो डिवाइसेस लगे हैं अंदर उसको नुकसान पहुंचता है। उसके नुकसान को बचाने के लिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, उच्च धारा को होने से रोकने के लिए हम लोग प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं। आगे है हमारा ट्रिकल चार्जिंग, ठीक है। ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जब भी एक स्टोरेज बैटरी को आपातकालीन रिजर्व के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कि निर्बाध पावर सप्लाई यूपीएस के मामले में बैटरी को पूरी तरह से चार्ज और किसी भी समय उपयोग करने के लिए तैयार रखना आवश्यक है, यदि मुख्य आपूर्ति विफल हो जाती है तो, ठीक है। जब भी कोई एक स्टोरेज बैटरी होती है जिसका आपातकालीन रिजर्व के रूप में हम लोग उसको रखते हैं, ताकि उसका हम लोग आपातकालीन स्थिति में उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा एक यूपीएस होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे लाइट कभी चली जाती है, मेन सप्लाई चला जाता है, तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए होता है, ठीक है। अब यूपीएस को हम लोग क्या है, किसी भी समय उपयोग के लिए तैयार रखते हैं। मान लीजिए कभी मुख्य आपूर्ति क्या होती है, विफल हो जाती है। आगे बोल रहा है एक पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी जो किसी लोड से जुड़ी नहीं है से टर्मिनल वोल्टेज को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई बैटरी है, मान लीजिए उसको हमने लोड से नहीं जोड़ा है, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारा वोल्टेज है वो बना रहेगा उसके टर्मिनल पर, ठीक है। लेकिन बैटरी में आंतरिक दिशा और अन्य ओपन परिपथ नुकसान के कारण बैटरी वोल्टेज धीरे धीरे निष्क्रिय या खुले परिपथ की स्थिति में भी कम हो जाता है, ठीक है। बैटरी में आंतरिक दिशाओं के कारण या तो अगर बैटरी खुली भी रखी है तो भी क्या होता है, उसका जो वोल्टेज होता है या उसका जो चार्ज होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है या निष्क्रिय होने लगता है। इसीलिए इसे पूरी तरह से चार्ज की स्थिति में रखने के लिए बैटरी को एक चार्जिंग करंट सप्लाई की जानी चाहिए जो शॉर्ट हो और निष्क्रिय स्थिति या ओपन परिपथ को की नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त हो, ठीक है। अब इसीलिए मान लीजिए कि बैटरी को रखा गया है इमरजेंसी के लिए, तो क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप बैटरी डिस्चार्ज होती है, ठीक है।
इसलिए इसे पूरी तरह से के चार्ज की स्थिति में रखने के लिए बैटरी को चार्जिंग करंट सप्लाई दी जानी चाहिए, जो कि शॉर्ट हो और क्या हो, निष्क्रिय स्थिति या ओपन परिपथ के नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त हो। ठीक है, यानी इसको इतनी चार्जिंग करंट देनी चाहिए कि जो भी हमारा बैटरी के वोल्टेज का क्षरण हो रहा है उसकी भरपाई के लिए क्या हो, हमारा पर्याप्त हो। इस छोटी धारा चार्जिंग को ट्रिकल चार्जिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि क्या है कि इस धारा, जो चार्जिंग धारा होती है, यानी बैटरी रखे रखे भी डिस्चार्ज होती है, यानी यूपीएस में बैटरी रखाई लगी हुई है, अगर उसमें ट्रिकल चार्जिंग नहीं दी जाती है तो बैटरी हमारी क्या होती है, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है और टाइम पर क्या होगा, उसका हम लोग उपयोग पूरी तरीके से नहीं कर पाते। इसलिए क्या किया जाता है कि थोड़ी सी धारा उसमें कंटिन्यूअस दी जाती है, ताकि क्या हो, हमारा उसका जो वोल्टेज है, उसका जो धारा है वो बरकरार है और उसको इमरजेंसी में हम लोग इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, उसी चार्जिंग धारा को क्या बोला जाता है, ट्रिकल चार्जिंग बोला जाता है। ट्रिकल चार्जिंग बैटरी को हमेशा पूरी तरीके से चार्ज और उपयोग करने के लिए तैयार की स्थिति में रखती है, ताकि वह आपातकालीन परिस्थितियों में बैटरी का पूरी तरीके से उपयोग किया जा सके। ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है, बैटरी को हमेशा पूरी तरह से चार्ज स्थिति में रखता है। ठीक है, और उपयोग करने के लिए एकदम तैयार स्थिति में रखती है, ताकि इमरजेंसी जब भी है तो बैटरी का पूरी तरीके से उपयोग किया जा सके। ठीक है, ये होता है हमारा ट्रिकल चार्जिंग। ठीक है, ट्रिकल चार्जिंग यूपीएस वगैरह में लगाकर सिस्टम रखा जाता है, ताकि क्या हो, हमारी बैटरी जो उसके अंदर लगी हुई है वो कंटिन्यूअस चार्ज होती रहे। ठीक है, और हमारा आवश्यकता पड़ने पर क्या हो, उसका वोल्टेज हमको मिले। ठीक है, जब भी हमको जरूरत हो। ठीक, तो ये हमारा सेल और बैटरी पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारा चीज देखे थे, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल देखे थे। प्राथमिक सेल में इलेक्ट्रोड वगैरह होता है। ठीक है, द्वितीयक सेल भी सेम वैसा ही होता है, लेकिन द्वितीयक सेल रिचार्जेबल होता है, प्राथमिक सेल रिचार्जेबल नहीं होता। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा, आसान टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।